एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है ये पढ़ने के पहले सबसे पहले हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि प्लस आर और माइनस आर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बेंजीन रिंग ड्रॉ किया है, सही है। सो दिस इज अवर बेंजीन रिंग, ओके। नाउ यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, कौन लगा दिया? Cl। ठीक है, इस Cl के पास यहाँ पे 3 लोन पेयर्स है, Cl के पास 3 लोन पेयर्स है। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, ये जो Cl है क्या ये Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? क्या ये Cl का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? यस करेगा। ठीक है, अब ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज घूमते जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, या तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा या तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? अब मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर पाई बॉन्ड यहीं पे रहेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब ये जो Cl है, ये Cl इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है या बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है? ये जो Cl है, ये Cl बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? बढ़ा रहा है। और जो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है उसको बोलते हैं प्लस आर। जो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है उसको बोलते हैं प्लस आर, और जो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं उसको बोलते हैं माइनस आर। अब सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे ही नंबरिंग कर दिया, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे ही नंबर दे दिया। तो जब ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा तब ये कौन से पोजीशन का इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ाएगा? जब ये प्लस आर होगा तो कौन सा पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा? कौन सा पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा? यहाँ पे 2, 4 और 6 जो रहेगा ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, और माइनस आर के टाइम पे 3 और 5 जो रहेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। ये क्लियर है? ये मैंने आई थिंक आपको पहले एक्सप्लेन करके दिया था कि 2, 4, 6 क्या होगा और 3 और 5 में क्या होगा। तो प्लस आर के टाइम पे 2, 4, 6 ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे और माइनस आर के टाइम पे 3 और 5 ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये रिपीट करने का टाइम नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मेरे पास बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। कौन सा है वो नहीं पता, ये प्लस आर है कि माइनस आर है वो हमको नहीं पता, बस इतना पता है कि बेंजीन रिंग को पहला फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको क्लॉकवाइज ही जाना है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा क्लॉकवाइज जाओ, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। इफ आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? अब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है उसके बाजू वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलेंगे? ऑर्थो। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है उसके बाजू वाले पोजीशन को बोलेंगे ऑर्थो। ये ओनली एरोमेटिक कंपाउंड में होता है, चेन में नहीं होगा। सो इट इज पॉसिबल ओनली इन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है उसको बोलेंगे ऑर्थो। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जिसको अटैच्ड है उसके बाजू वाले कार्बन को हम बोलेंगे ऑर्थो। ऑर्थो के नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं मेटा। ऑर्थो के नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं मेटा।
और मेटा के नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं पैरा। क्या बोलेंगे? पैरा। तो यहाँ पे मैंने 3 पोजीशन लिखे, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो का जो सिंबल रहेगा वो O रहेगा, मेटा का जो सिंबल रहेगा वो M रहेगा और पैरा का जो सिंबल रहेगा वो P रहेगा। तो अब मुझे बताओ इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने ऑर्थो पोजीशन है? हाउ मेनी ऑर्थो पोजीशंस आर देयर? हाउ मेनी ऑर्थो पोजीशंस आर देयर? सो टोटल ऑर्थो पोजीशंस आर 2. हाउ मेनी मेटा पोजीशंस आर देयर? सो टोटल मेटा पोजीशंस आर 2. How many para positions are there? So here para position will be 1. समझ में आ रहा है? तो ये ऑर्थो, मेटा और पैरा का मतलब पहला वाला फंक्शनल ग्रुप, देखो पहला वाला मैं बात कर रहा हूँ पहले फंक्शनल ग्रुप की। पहला फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे अटैच्ड है, पहला फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे अटैच्ड है उसके बाजू वाले कार्बन को बोलेंगे ऑर्थो, ऑर्थो के नेक्स्ट वाला रहेगा मेटा और मेटा के नेक्स्ट वाला रहेगा पैरा। ठीक है, तो हमेशा ये देखना है पहला वाला फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे अटैच्ड है। तो पहले वाले फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को ऑर्थो, उसके नेक्स्ट वाले को बोलेंगे मेटा और उसके नेक्स्ट वाले को बोलेंगे पैरा। अब मैंने यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग ड्रॉ किया है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मैंने लगा दिया है OH, यहाँ पे मैंने लगा दिया है OH। अब आप खुद मार्क करके देखो इसमें से ऑर्थो कौन होगा, मेटा कौन होगा और पैरा कौन होगा। क्या करना है, आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उनमें से ये पता लगाना है कि कौन ऑर्थो होगा, कौन मेटा होगा, कौन पैरा होगा। एंड आफ्टर कंप्लीशन आपको हैंड रेस कर देना है। देखते हैं कितने लोग कंप्लीट करते हैं। Let's see how many students are completing. Okay, चलिए only 15 students. Okay, चलिए ठीक है। हाँ, अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है उसके नेक्स्ट वाले पोजीशन को बोलेंगे ऑर्थो। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है उसके नेक्स्ट वाले पोजीशन को बोलेंगे ऑर्थो, ऑर्थो के नेक्स्ट वाले पोजीशन को बोलेंगे मेटा और मेटा के नेक्स्ट वाले पोजीशन को बोलेंगे पैरा। तो ये दो मेटा रहेंगे, ये दोनों ऑर्थो रहेंगे, ये दोनों मेटा रहेंगे और ये रहेगा पैरा। ये क्लियर है? क्लियर है तो हैंड रेस करना है, नहीं समझा है तो अपना डाउट पूछना है चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड, इतने सारे लोगों को समझ में आ गया है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, फिनॉल। मैंने आपको बोला था बेंजीन रिंग जब डायरेक्टली OH ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच होता है तो इसका नाम होता है फिनॉल, इसका नाम होता है फिनॉल। और ये तो ऑर्थो मेटा पैरा है ना, ये ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। ये ऑर्थो मेटा पैरा जो है ये कॉमन नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये दोनों के दोनों ऑर्थो मेटा पैरा के हिसाब से रहेंगे। अब देखो, सपोज मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो अब मुझे बताओ ये क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है, ये क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है, ऑर्थो पे है, मेटा पे है कि पैरा पे है, ऑर्थो पे है, मेटा पे है कि पैरा पे है। तो ये जो रहेगा वो ऑर्थो पे है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। तो इसका नाम रहेगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। इसका मतलब फिनॉल में क्लोरीन अटैच्ड है ऑर्थो पोजीशन पे। क्या बोलेंगे, फिनॉल पे क्लोरीन अटैच्ड है ऑर्थो पोजीशन पे। क्लियर हुआ, फलक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ये मेरा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। ठीक है, अब जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो क्या करेंगे, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो क्या करेंगे, जिस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा आता है हम उसके हिसाब से जाएंगे।
तो यहाँ पे OH भी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो OH का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये बनेगा ऑर्थो, ये दोनों के दोनों रहेंगे मेटा और ये रहेगा पैरा। क्लियर है फलक? ठीक है, ओके। देवर्ष, आप यहां लिखो या यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्थो का मतलब होता है, देखो यहाँ पे एक ही क्लोरीन है इसलिए हमने ऑर्थो क्लोरीन लिखा। दो क्लोरीन होते तो ऑर्थो डाइक्लोरो लिखते। डाइक्लोरो का मतलब दो क्लोरीन, और ऑर्थो लिखा है इसका मतलब वो ऑर्थो पोजीशन पे ही रहेगा, तो एडजेसेंट वाले पोजीशन पे रहेगा। उस हिसाब से इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम जो रहेगा वो रहेगा मेटाक्लोरोफिनॉल। इसका नाम रहेगा मेटाक्लोरोफिनॉल। सो दिस इज मेटाक्लोरोफिनॉल। समझ में आ गया है? जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे। फलक क्लियर है? इफ एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा हम उसके हिसाब से जाएंगे। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा हम उसके हिसाब से जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो यहाँ पे जो प्लस आर है, देखो ये होगा हमारा ऑर्थो पोजीशन, ये रहेगा हमारा मेटा पोजीशन और ये रहेगा हमारा पैरा पोजीशन। तो ये प्लस आर इफेक्ट जो है वो किसका रिएक्टिविटी बढ़ाता है? ये प्लस आर जो है वो 2, 4 और 6 का रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। तो ये 2 जो है ये ऑर्थो पोजीशन है, 6 जो है वो ऑर्थो पोजीशन है और 4 जो रहेगा वो पैरा पोजीशन रहेगा। तो जो ग्रुप प्लस आर वाले होते हैं उसमें रिएक्टिविटी जो रहेगा वो ऑर्थो और पैरा का ज्यादा रहेगा। ऑर्थो और पैरा का ज्यादा रहेगा। तो ये जो प्लस आर होते हैं, प्लस आर वाले होते हैं उसको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हमने प्लस आर को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों बोला? क्योंकि प्लस आर जो होता है 2, 4 और 6 का रिएक्टिविटी बढ़ाता है। तो 2 और 6 जो है वो ऑर्थो पोजीशन होते हैं और 4 वाला पैरा पोजीशन होता है। और इसीलिए जो ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे उनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कंसीडर करेंगे। लेकिन जो ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो करता है, जो ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो करता है उसमें 3 और 5 का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो 3 को भी हम कहते हैं मेटा और 5 को भी हम कहते हैं मेटा। तो जो माइनस आर जो रहेगा ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा। देखो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा तो ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा पे अटैक करेगा तो मेटा डायरेक्टिंग, पैरा पे अटैक करेगा तो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पैरा दोनों पे अटैक करेगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और वो मेटा पे अटैक करेगा तो उसको बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि जब प्लस आर रहेगा तो ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, और जब किसी रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे तो उनमें से एक जो रहेगा वो मेजर होना चाहिए और दूसरा जो रहेगा वो क्या होना चाहिए? माइनर होना चाहिए। जब दो प्रोडक्ट मिलेंगे तो एक जो रहेगा वो मेजर होना चाहिए और दूसरा जो रहेगा वो माइनर होना चाहिए। अब आप मुझे पता करके बताना कि ऑर्थो और पैरा में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। कोई बता सकता है मुझे ऑर्थो और पैरा में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एनीवन? चलो एक आंसर आया है दिया का। ठीक है, दिया और राज दोनों में से एक आंसर सही है, दूसरा आंसर गलत है। नॉर्मल कंडीशन में पैरा जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है। पैरा विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू ऑर्थो। क्यों, कैसे, कब वो नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली यही बता दिया मैंने। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा में से पैरा का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और ऑर्थो का स्टेबिलिटी कम होता है। क्यों ऐसा होता है आप ढूंढ के बताओ मुझे।
कि ऑर्थो का स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों कम क्यों होता है और पैरा का स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि प्रोडक्ट कौन से पॉसिबल है। प्लस आर रहेगा तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर सकता है, और माइनस आर रहेगा तो मेटा पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। इसके रिलेटेड कोई डाउट्स है तो चैट बॉक्स में लिखो, और समझा है तो हैंड रेज करो। ठीक है, मिनिमम 50% तो हैंड रेज हो ही सकते हैं, इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। महावीर, इस आपको फाइंड करने के लिए बोला है मैंने, व्हाई पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो। आप फाइंड करके बताओ, नहीं मिला तो मुझे पूछो, मैं बता दूंगा। पहले आप फाइंड करके बताओ, नहीं मिले तो मैं बताता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्थो, मेटा और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाला टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, बीच बीच में लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ऑर्थो, मेटा, पैरा वाला टॉपिक हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ, अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 में कुछ टॉपिक्स बाकी है, पहले उसको हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक मैं यहाँ पे ले रहा हूं वो है लेविस मेथड। लेविस मेथड, ठीक है। अब ये मेथड क्या है? ये जो मेथड है वो आता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में, सपोज मैंने बोला कि मेरे पास एक कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, हमको नहीं पता कौन सा हाइड्रोकार्बन है, हमको नहीं पता कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो उसको पता करने के लिए हमको ये देखना होगा कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के दोनों एलिमेंट्स है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन सा है वो नहीं पता, हाइड्रोकार्बन है इतना पता है बस। ठीक है, तो हमको ये पता लगाना है कि इस हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है और कार्बन का परसेंटेज कितना है। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है और कार्बन का परसेंटेज कितना है। एक बार मैंने आपको बता दिया कि कार्बन इतना परसेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट प्रेजेंट है, तो हम वहां से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। सिर्फ पता है हाइड्रोकार्बन है तो वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है, तो उसका एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है, तो इस मेथड को यूज करेंगे हम लोग। तो पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड करेंगे, फिर कार्बन का, या तो पहले कार्बन का फिर हाइड्रोजन का, दोनों चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए नहीं है, ये मेथड्स और कंपाउंड्स के लिए है। लेकिन बाकी कंपाउंड्स देखो, दो बातें आपके पास है, या तो फॉर्मूले को रट्टा मारो, या तो कैसे फॉर्मूला बनता है वो समझ लो। फॉर्मूला के रट्टा मारोगे तो क्या होगा, आपने जिसके लिए रट्टा मारा है उसी के लिए यूज होगा। लेकिन फॉर्मूला कैसे बनता है वो समझ जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी के ऊपर भी आए आप उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक मेथड एक्सप्लेन करके बता दूंगा, फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है वो बता दूंगा, बाकी मेथड्स का फॉर्मूला बताऊंगा, वो कैसे जनरेट हुआ वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी सिमिलर वे से जाते हैं। तो मैं एक में पूरा बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, और एक बार ये हो गया तो बाकी में मैं फॉर्मूला लिखूंगा, वो एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है पहले मेथड की तरफ, एक मेथड डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के लिए आता है, सल्फर के लिए आता है, नाइट्रोजन के लिए भी आता है, हैलोजन के लिए भी आता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एक लेविस मेथड जो हाइड्रोकार्बन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहली बार यहाँ पे एक ऐसा ट्यूब है, ठीक है, वो इस साइड से क्लोज है, इस साइड से क्लोज है, ठीक है, और यहाँ से भी क्लोज है ऐसे।
ठीक है, इस प्रकार से। और इस यहाँ पे जो है ये, इसको बोलते हैं फर्नेस। इसको क्या बोलेंगे? फर्नेस। ठीक है, क्या बोलेंगे? फर्नेस। स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, फर्नेस। अब आप बोलोगे फर्नेस क्या है? ठीक है, तो आपने ओवन देखा है, ओवन, माइक्रो ओवन, माइक्रो ओवन देखा है, यूज किया है कभी? ओके, ठीक है। काम क्या है माइक्रो ओवन का? ओवन का काम क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ ओवन? व्हाट इज द यूज ऑफ ओवन? एनीवन? हीट करना। वेरी गुड फलक, सबसे पहले आंसर फलक का आया है। बाकी हिचकी जा रहे होंगे सब, हमें क्या पता। ठीक है, देखा है लेकिन यूज नहीं पता था। ठीक है, तो ओवन का काम होता है हीट करना। तो जो फूड ठंडा हुआ है उस फूड को गर्म करने के लिए ओवन को हम लोग यूज करते हैं। क्या ओवन में हम लोग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं? क्या हम लोग ओवन में टेम्परेचर सेट कर सकते हैं? कितना हीट करना है? ओके, तो हम अपने रेगुलर लाइफ में ओवन को यूज करते हैं फूड को हीट करने के लिए। वैसे ही केमिस्ट्री में, लेकिन ओवन जो होता है वो एक लिमिटेड टेम्परेचर तक हीट कर सकता है, उससे ज्यादा हम लोग टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिन केमिकल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे टाइम पे उसका कंबशन करने के लिए हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर रखना होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लेके जाना होता है, और उतना ज्यादा टेम्परेचर ओवन में पॉसिबल नहीं होता है, और इसीलिए केमिस्ट्री में फर्नेस का यूज किया जाता है। तो ओवन और फर्नेस दोनों सेम ही है। फर्क इतना है कि फर्नेस जो है उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा सेट कर सकते हैं, और ओवन जो रहेगा उसमें टेम्परेचर जो रहेगा वो बहुत कम सेट कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्नेस एंड ओवन। इस फर्नेस के अंदर यहाँ पे हमने एक प्लेट रखा है, ठीक है, और ये सादा प्लेट नहीं है, ये है क्रूसिबल, इसको बोलते हैं क्रूसिबल। क्रूसिबल जो होता है वो सिलिका का बनता है, SiO2 का। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्रूसिबल क्यों यूज किया? हमने क्रूसिबल इसलिए यूज किया है क्योंकि नॉर्मल किसी मेटल का हम लोग यहाँ पे प्लेट रखेंगे और फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो मेटल का प्लेट है वो मेल्ट हो जाएगा, और जब मेटल का प्लेट मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम जो सैंपल रखने वाले हैं ये भी खराब हो जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सिलिका का बना हुआ क्रूसिबल रखेंगे। सिलिका जो होता है, सिलिका का क्रूसिबल जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं व्हाइट कलर के, उसी के जैसे दिखता है, लेकिन वो सिलिका का क्रूसिबल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो नॉर्मली वो मेल्ट नहीं होता है, और इसीलिए हम यहाँ पे क्रूसिबल को यूज करेंगे जहाँ पे हम लोग सैंपल को रखेंगे। तो यहाँ पे हमने सैंपल को रखा हुआ है, यहाँ पे हमने सैंपल को रखा हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे जो सैंपल है वो हाइड्रोकार्बन का है, तो यहाँ पे हमने सैंपल को रखा हुआ है, और ये जो सैंपल है ये हाइड्रोकार्बन का है। किसका है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओके। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा। अब हाइड्रोकार्बन का कंबशन करना है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे, यहाँ से ये टैब है, ठीक है, तो यहाँ से O2 चला जाएगा, और यहाँ से जो ऑक्सीजन हम लोग यूज करेंगे वो रहेगा प्योर, और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, मतलब एक्सेस में रहेगा। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा ऑक्सीजन पास करेंगे, और जब बहुत सारा ऑक्सीजन पास करेंगे, फर्नेस है टेम्परेचर को बढ़ाएगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हाइड्रोकार्बन को हीट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा, और जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो यहाँ पे CO2 और H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2 और H2O। अब फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप मुझे बताओ CO2 जो रहेगा वो भी गैसीय स्टेट में रहेगा, तो वाटर कौन से स्टेट में रहेगा?
वाटर कौन से स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में या गैसीय स्टेट में? व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ वाटर? लिक्विड नहीं रहेगा, गैस रहेगा। क्यों गैस रहेगा? क्योंकि फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो इट इज आल्सो इन गैसीय स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, ये गैसीय स्टेट में जो बनेगा, इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे ग्लास के ट्यूब्स है। दिस इज द ट्यूब्स ऑफ, ये ग्लास के बने हुए ट्यूब्स है, ठीक है, जिसको यूट्यूब बोलेंगे। लेकिन इस यूट्यूब का और वीडियो वाले यूट्यूब का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्लास के यूट्यूब्स हमने यूज किए हैं, ठीक है। और यहाँ से ओपनिंग है, तो यहाँ से ऑक्सीजन पास किया, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाइड्रोकार्बन का कंबशन हुआ, तो CO2 और H2O मिलेगा। अब क्या होगा, ये CO2 और H2O जो रहेगा वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, सही है। तो CO2 और H2O मिलेगा और वहां से ये जो रहेगा ये बाहर जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ट्राई कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ ठीक है राज, ओके राज। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे, यहाँ पे हमने डाल दिया अनहाइड्रस CaCl2, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया अनहाइड्रस ठीक है, अनहाइड्रस CaCl2, ठीक है, अनहाइड्रस CaCl2, ओके। और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे KOH, इस ट्यूब में रखा हुआ है KOH, क्या रखा हुआ है KOH, ठीक है। अब सपोज मैंने बोला इनिशियल वेट W1, जब हमने यहाँ पे CaCl2 को रखा तो ये CaCl2 का जो वेट है, देखो यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन करेंगे, कंप्लीट कंबशन करेंगे तो CO2 और H2O मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने अनहाइड्रस CaCl2 यूज किया तो इनिशियली हमने 10 ग्राम CaCl2 यूज किया, सपोज कितना यूज किया, 10 ग्राम। इस अनहाइड्रस CaCl2 का काम होता है इट एब्सॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करेगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आया, तो जब हमने यहाँ पे कंबशन किया तो H2O और CO2 निकला। अब वो H2O और CO2 यहाँ से जाएगा, तो पहले वाले ट्यूब में किसका एब्सॉर्प्शन होगा, पहले वाले ट्यूब में किसका एब्सॉर्प्शन होगा, H2O का। और दूसरे वाले ट्यूब में किसका एब्सॉर्प्शन होगा, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन होगा CO2 का। किसका एब्सॉर्प्शन होगा, CO2 का। अरे समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, यस और नो? समझा है तो हैंड रेज करो, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिख दो, ये तो मैं बोलते जा रहा हूं और आप शांति से बैठे हो, ठीक है। हाँ चलो ध्यान दो इधर। हाँ तो यहां से पहले ट्यूब में अनहाइड्रस CaCl2 है और दूसरे ट्यूब में KOH है, ठीक है। KOH जो रहेगा वो CO2 को एब्सॉर्ब करेगा और अनहाइड्रस CaCl2 जो है ये क्या करेगा, H2O को एब्सॉर्ब करेगा। किसको एब्सॉर्ब करेगा, H2O को, ठीक है। हाँ U2 वाला, हाँ रिपीट करो। हाँ यहाँ पे आगे जाएंगे, 1 ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे सेकंड ग्लास ट्यूब है। पहले वाले ग्लास ट्यूब के अंदर हमने अनहाइड्रस CaCl2 को यूज किया है। अनहाइड्रस CaCl2 का मास हमने यूज किया है 10 ग्राम, सपोज 10 ग्राम, तो यहाँ पे हमने 10 ग्राम अनहाइड्रस CaCl2 को यूज किया है। इस अनहाइड्रस CaCl2 का काम क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का। अनहाइड्रस का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर नहीं है, अनहाइड्रस का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर नहीं है लेकिन वाटर को एब्सॉर्ब कर सकता है, वाटर को एब्सॉर्ब कर सकता है। देवर्स क्लियर? हाँ तो इस CaCl2 का पहले मास कितना था, 10 ग्राम। यहाँ पे H2O और CO2 दोनों आगे जाएंगे, तो पहले वाले ट्यूब में किसको एब्सॉर्ब होगा, पहले वाले ट्यूब में कौन एब्सॉर्ब होगा, कौन एब्सॉर्ब होगा, वाटर। आगे कौन जाएगा, आगे कौन जाएगा, CO2,
और CO2 को कौन एब्सॉर्ब करेगा? KOH। यहां तक क्लियर है? तो पहले वाले ट्यूब में हम वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे और सेकंड वाले ट्यूब में हम CO2 को एब्सॉर्ब करेंगे। मैंने बोला इनिशियली हमने इसका वेट मेजर किया था, वो 10 ग्राम है, और फाइनली जब वेट गेन किया तो यहाँ पे 18 ग्राम है। तो यहां से ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने के पहले CaCl2 का वेट 10 ग्राम था। आफ्टर एक्सपेरिमेंट CaCl2 का वेट 18 ग्राम है। इसका मतलब इस CaCl2 ने कितना ग्राम वाटर एब्सॉर्ब किया? CaCl2 ने कितना ग्राम वाटर एब्सॉर्ब किया? कितना ग्राम? 8 ग्राम। कितना ग्राम? ठीक है, कितना ग्राम? 8 ग्राम। ठीक है, दिया वो बाद में सोचना पे ले जाता है, तो ठीक है ना? ओके, हाँ, तो इसने कितना एब्सॉर्ब किया? 8 ग्राम। इसका मतलब इस रिएक्शन में कितना वाटर मॉलिक्यूल बना होगा? इसका मतलब इस रिएक्शन में कितना वाटर मॉलिक्यूल बना होगा? इस रिएक्शन में 8 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल बना। क्या बना? 8 ग्राम। ठीक है, तो यहां से हमको पता चलेगा ये जो हाइड्रोजन है वो इन द फॉर्म ऑफ H2O मिलेगा और कार्बन जो रहेगा वो इन द फॉर्म ऑफ CO2 मिला। तो यहां से हमको पता चलेगा कि हाइड्रोजन का मास कितना है, सॉरी वाटर का मास कितना है। यहां से क्या पता चलेगा? वाटर का मास। लेकिन हमको वाटर का मास नहीं चाहिए, हमको किसका मास चाहिए? हाइड्रोजन का मास चाहिए। किसका मास चाहिए? हाइड्रोजन का। ठीक है, क्योंकि हमको हाइड्रोकार्बन का परसेंटेज फाइंड करना है। नहीं, कोई वेस्ट नहीं होगा, कोई नहीं होगा वेस्ट, कोई वेस्ट नहीं होगा फर्नेस में। ठीक है, हाँ ठीक है। तो पहले वाले में हमको H2O मिला, लेकिन हमको फाइंड क्या करना था? हाइड्रोजन। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब बताओ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे 2/18। क्या लिखेंगे? 2/18। क्या लिखेंगे? 2/18। यहां पे हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके। यहां पे फॉर्मूला रहेगा 12/44। यहां पे रहेगा 12/44। अब मुझे बताओ यहां पे हमको जो कार्बन मिला है वो कौन से फॉर्म में मिला है? CO2 के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में मिला हुआ है? CO2 के फॉर्म में। ये हमने इमेजिनरी वैल्यू ली है। दिस इज इमेजिनरी वैल्यू। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए हमने लिया है, दिस इज इमेजिनरी। ओके, हाँ। सपोज मैंने बोला KOH का इनिशियल वेट था 15 ग्राम। KOH का इनिशियल वेट था 15 ग्राम और एक्सपेरिमेंट होने के बाद KOH का जो वेट है वो 22 ग्राम है। इसका मतलब इस KOH ने कितना ग्राम CO2 एब्सॉर्ब किया? इसका मतलब KOH ने कितना ग्राम CO2 एब्सॉर्ब किया? तो क्या करना पड़ेगा? दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 ग्राम है और यहाँ पे 8 ग्राम है। ठीक है, ओके। अब देखो हमको फाइंड क्या करना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। लेकिन हमको यहाँ पे डायरेक्टली कार्बन नहीं मिला है, यहाँ पे हमको CO2 मिला है। क्या मिला है? CO2। अब बताओ CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? देखो जिसका परसेंटेज फाइंड करना है उसका मास, देखो जिसका परसेंटेज फाइंड करना है उसका मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वो जिस फॉर्म में मिला है उसका मॉलिक्यूलर मास। रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर है? हाँ देखो हमको परसेंटेज किसका फाइंड करना है? कार्बन का। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कार्बन कौन से फॉर्म में मिला है? कार्बन CO2 के फॉर्म में मिला है। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44। और इसीलिए हमने 12/44 किया। यहां पे हमको किसको ढूंढना है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन जो होता है वो H2 के फॉर्म में मिलता है। तो H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? H2 का मॉलिक्यूलर मास 2 है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन मिल रहा है
वो हाइड्रोजन किसके फॉर्म में है, H2O के फॉर्म में है, और यहाँ पे हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में है और H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 है और इसीलिए हमने डिवाइडेड बाय 18 लिखा। ये समझा है तो हैंड रेज करना है। ये 2/18 और 12/44 समझा है तो हैंड रेज करना है, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिखना है। ओके, इधर ध्यान दो महावीर, देखो इस रिएक्शन को हमने किया, हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया तो प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट मिला H2O और CO2। ठीक है, तो कार्बन कौन से फॉर्म में है, कार्बन कौन से फॉर्म में है, कार्बन CO2 के फॉर्म में है, यस और नो महावीर। तो कार्बन मिला CO2 के फॉर्म में और हाइड्रोजन मिला H2O के फॉर्म में। क्लियर है महावीर, यहां तक क्लियर है, यस और नो। महावीर, आई एम आस्किंग टू यू, आर यू ऑनलाइन? महावीर समझा या नहीं समझा? महावीर देखो, जब इस हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं, लेकिन जैसे ही हम इस हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो यहाँ पे कंबशन होने के बाद CO2 और H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2 और H2O। तो हमको कार्बन मिला है, यहाँ से हाइड्रोकार्बन में से कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में चला गया, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो H2 के फॉर्म में चला गया। तो कार्बन मिलेगा CO2 के फॉर्म में और हाइड्रोजन मिलेगा H2O के फॉर्म में। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना है, तो जिसको फाइंड करना है उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वो जिस फॉर्म में मिला है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन हमको फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय कार्बन मिला है CO2 के फॉर्म में, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास, तो ये बन जाएगा 12/44। हाइड्रोजन का परसेंटेज ढूंढना है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन मिला है H2O के फॉर्म में, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 और इसीलिए ये 2/18 है और ये 12/44 है। अब क्लियर है? सेकंड थिंग, into weight of CO2 divided by weight of और हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोकार्बन हमने लिया था और उसने कितना ग्राम CO2 को प्रोड्यूस किया, कितना ग्राम CO2 को प्रोड्यूस किया वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, इनटू परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालना है इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला फॉर्मूला समझा है तो हैंड रेज करना है, ये वाला फॉर्मूला समझा है तो हैंड रेज करना है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा लिखो, इसका फॉर्मूला बना के देखो। जैसे हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला यहाँ पे बनाया है, वैसे आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला यहाँ बना सकते हो। बना के देखो और कंप्लीट होने के बाद हैंड रेज कर देना है, आफ्टर कंप्लीशन हैंड रेज कर देना है। ओके, हाँ डन, गुड। तो इसका फॉर्मूला रहेगा वेट ऑफ H2O divided by weight of hydrocarbon multiplied by 100, multiplied by 100। अब क्लियर है? अब क्लियर है? ओके है? ठीक है,
तो इस प्रकार से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे और परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ कार्बन। यस, अब आप बोलोगे हाइड्रोकार्बन का वेट कहां से मिलेगा? आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपने कितना ग्राम हाइड्रोकार्बन यूज किया, तो आपको हाइड्रोकार्बन का वेट मिलेगा। वेट ऑफ वाटर आपको यहां से मिलेगा, W1 रहेगा और W2 रहेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे W1 रहेगा और W2 रहेगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वहां से हमको वेट ऑफ CO2 पता चलेगा। अब क्लियर हुआ? हाइड्रोकार्बन में कौन सा वेट आएगा? हाइड्रोकार्बन में वेट मतलब आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन का हमने सैंपल लिया था उस सैंपल का वेट कितना है वो आपको यहाँ बताया जाएगा। ये बस वो यहाँ बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अब क्लियर है? नाउ इट्स क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है? हाँ, देखो मैंने हाइड्रोजन और कार्बन के लिए मेथड बता दी है, इसी प्रकार से बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए भी मेथड्स है। यस, अनहाइड्रस जितने वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकले हैं वो सभी यहां पे एब्सॉर्ब होंगे, जितने CO2 मॉलिक्यूल यहां से मिले हैं वो यहां पे एब्सॉर्ब होंगे। क्लियर नाउ अरकान? हाँ, ठीक है। देखो मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए मेथड बता दी है, मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए मेथड दी है और फॉर्मूला कैसे बना है ये आपको बता दिया है, और इसी प्रकार से बाकी टाइप के लिए भी फॉर्मूले टेक्स्ट बुक में दिए हैं और साथ में ये भी बता दिया है कि उनका फॉर्मूला कैसे होगा। तो मैंने एक मेथड आपको बता दी है, बाकी मेथड आपको खुद कर लेनी है। ठीक है, एक मेथड मैंने बता दी है और बाकी मेथड आपको एक बार देख लेनी है, क्योंकि सभी सेम वे से जाते हैं। फर्क कितना है? यहाँ का मॉलिक्यूल डिफरेंट रहेगा, यहाँ का मॉलिक्यूल डिफरेंट रहेगा, यहाँ का मॉलिक्यूल डिफरेंट रहेगा, बाकी जो प्रोसीजर रहेगा वो सेम रहेगी। ठीक है, तो वो आपको कर लेना है। ठीक है, तो मैंने हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके रिलेटेड कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो, इसके रिलेटेड कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। महावीर, H2O और CO2 कहां से एब्सॉर्ब हुआ? देखो हमने हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया, हाइड्रोकार्बन कंबशन होने के बाद CO2 और H2O बना। क्या बना? CO2 और H2O बना। ठीक है, वो CO2 और H2O ट्यूब से आगे जा रहा था, तो बीच में सबसे पहले उसको मिला अनहाइड्रस CaCl2, अनहाइड्रस CaCl2। तो ये अनहाइड्रस CaCl2 जो है वो उस वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करेगा, तो आगे कौन जाएगा? CO2, और वाटर मॉलिक्यूल वहीं पे एब्सॉर्ब हो जाएगा, और जो CO2 आगे गया था उसको एब्सॉर्ब करने का काम करेगा KOH, उसको एब्सॉर्ब करने का काम करेगा KOH। अब ठीक है महावीर? ओके, और बोलिए डाउट्स? अरे बाकी लोग भी कुछ बोलो, यस और नो कुछ तो बोलो। समझा है कि नहीं समझा है? CO2 एब्सॉर्ब है, उसका वेट कितना? CO2 का वेट नहीं है वो, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है वो, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट। महावीर यहां पे हमने जो वैल्यूज यूज किए थे ना, ये W1 और W2 में,
x2 दिया, इट्स ऑफ x2 2/18। यहाँ पे W1 और W2 का जो वैल्यू हमने यूज किया था दैट इज हाइपोथेटिकल वैल्यू, एक एग्जांपल देने के लिए मैंने उस नंबर को यूज किया था। तो आप लोग का ऐसा है जिस एग्जांपल के लिए देंगे वहां पे भी कंफ्यूज हो। ओके है, ओके ठीक है। तो एक मेथड बता दिए हाइड्रोकार्बन के लिए, बाकी के मेथड आपको रीड कर लेने हैं, कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछने हैं। नहीं वो मॉलिक्यूलर वेट नहीं है महावीर, इट्स नॉट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ओके चलो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, कल चैप्टर नंबर 12 को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गुड बाय।